बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। अमरीका ने यरूशलेम में अपना सफारत खाना कायम कर ही दिया और आलम इस्लाम देखता रह गया। इस फैसले के खिलाफ फ़लस्तीनियों ने यौम गज़ब मनाया और जगह जगह इसराइली फोर्सेस के साथ उनकी झड़पें हुई, जिनमें 50 से ज़्यादा फ़लस्तीनी जाँ बहक हुए और 2000 के करीब जख्मी हुए। इस खबर के तमाम पहलुओं की बात करेंगे। सबसे पहले हेडलाइन। यरूशलेम में सफारत खाने के खिलाफ फलस्तीनियों के जबरदस्त मुजाहरे। इसराइली फायरिंग में 50 से ज्यादा जाँ बहक, 2000 जख्मी। अमेरिका ने यरूशलेम में सफारत खाना कायम कर दिया। ट्रंप ने कहा, इसराइल के लिए बड़ा दिन है। इसराइल ने यरूशलेम को यहूदी रंग देने के लिए $560 मिलियन के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। फौज की निगरानी में मस्जिद अक्सा की बेहुरमती। अरब लीग ने 4 को बुलाई हंगामी मीटिंग। अमेरिका के यरूशलेम फैसले पर गौर किया जाएगा। नेतन्याहू से यूएई के सफीर की रिपोर्ट सामने आ गई। इराक इलेक्शंस के चौंका देने वाले नतीजे। मुक्तदा सदर का इत्तेहाद आगे। ईरान की ताईद रखने वाले वॉलंटियर ग्रुप्स दूसरे मकाम पर। हैदर अल अब्बादी को लगा धक्का। हसन रूहानी ने कहा, यूरोप के पास न्यूक्लियर डील को बचाने के लिए बहुत कम वक्त है। थेरेसा मे से बातचीत। जीजान में ऑयल कंपनी पर अलहूसियों का मिसाइल हमला। सऊदी सिपाही सकोत्रा जजीरे में उतरे। कजाकिस्तान में सीरिया बहरान पर बातचीत। अपोजिशन कमांडर ने कौमी फौज बनाने की तजवीज पेश की। किधर जाएगा कर्नाटक? मंगल को वोटों की गिनती। नतीजों पर पूरे मुल्क की नजरें। शशि थरूर सुनंदा पुष्कर की खुदकुशी में वजह बने। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट। कांग्रेस एमपी ने दावा रद्द कर दिया। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको ले चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फलस्तीन की। इसराइली फौज ने गाजा सरहद पर एहतजाज करने वाले फलस्तीनियों पर फायरिंग कर दी, जिससे कम से कम 50 फलस्तीनी जाँ बहक हुए। अमेरिका ने यरूशलेम या अल कुद्स में अपना सफारत खाना कायम कर ही दिया। इस मौके पर फलस्तीनियों ने अपने मुजाहरे तेज कर दिए और गाजा से जबरदस्त मार्च निकाला गया। एहतजाजियों की इसराइली फौज के साथ जगह जगह झड़पें हुई। फलस्तीनियों ने इस दिन को यौम गजब के तौर पर मनाया। गाजा के ओहदेदारों ने बताया कि सैकड़ों लोग इसराइल के माहिर निशानाबाजों की गोलियों से जख्मी हुए, जिन्हें सरहद पर जगह जगह तैनात कर दिया गया था। हजारों एहतजाजियों ने इस मार्च में हिस्सा लिया। 30 मार्च को गाजा से फलस्तीनियों ने ऐसे मुजाहरों का सिलसिला शुरू किया था। पीर से पहले ऐसे मुजाहरों में कोई 45 फलस्तीनी जाँ बहक हुए थे। पीर को जख्मियों की तादाद 2000 बताई गई। इसराइली सरहद के करीब कई जगहों पर फलस्तीनी मुजाहिरीन जमा हुए और झड़पें हुई। बताया गया कि कई जख्मियों की उम्र 18 साल से कम है। इसके अलावा कई औरतें और जर्नलिस्ट भी जख्मी हुए। ये मुजाहरे फलस्तीनियों के कई हफ्तों तक चलने वाले एहतजाजी प्रोग्राम का हिस्सा है। फलस्तीनियों ने उन इलाकों को वापस जाने के अपने हक की तायद में ये मुजाहरे किए, जहां से उन्हें 1948 में जबरदस्ती निकाल दिया गया था। هي عند عجال كلم هيقولها كلام ايوه البراج العسل يا معلم
ایک مقامی جرنلسٹ نے بتایا کہ پیر کو مظاہروں میں حصہ لینے والوں کی تعداد اب تک کے مظاہروں سے کہیں زیادہ تھی۔ یہ مظاہرے یوم نکبہ یا تباہی کے دن کے ایک دن پہلے ہوئے۔ فلسطینی ہر سال اس دن یعنی اسرائیل بننے کے دن یا 15 مئی کو یوم نکبہ یا تباہی کا دن مناتے ہیں۔ فلسطینی عہدیداروں نے بتایا کہ ہلاکتوں اور زخمیوں کی تعداد تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ مغربی کنارے کے شہر رام اللہ اور ہبرون میں بھی زبردست مظاہرے کیے گئے۔ غزہ کی آبادی تقریباً 20 لاکھ ہے، جن میں سے زیادہ تر فلسطینی ریفیوجیز کی اولادیں ہیں۔ اس سے پہلے حماس نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے فلسطینی قوم سے کہا تھا کہ وہ یوم نکبہ کے موقع پر ریلیوں میں حصہ لیں اور دشمن کو یہ پیغام دیں کہ فلسطینی قوم اب بھی اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے سڑکوں پر موجود ہے۔ اس بیان میں کہا گیا کہ ہم 1948 میں بے گھر ہونے والے فلسطینیوں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ یوم نکبہ کو قومی جذبے کے ساتھ منائیں اور دنیا کو یہ پیغام دیں کہ فلسطینی قوم آج بھی فلسطینی زمین پر یہودی ریاست کو تسلیم نہیں کرتی۔ حماس نے کہا کہ وہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی نام نہاد ڈیل آف دی سینچری کو ناکام بنائے گی۔ 14 مئی 1948 کو فلسطین کی زمین پر عالمی طاقتوں کی ایک سازش کے تحت اسرائیلی ریاست بنائی گئی تھی۔ اس دن ہر سال فلسطینی مظاہرے کرتے ہیں۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ کوئی 50 یہودی آبادکاروں نے مسجد اقصی میں گھس کر بے حرمتی کی۔ انہیں اسرائیلی فوج اور پولیس کی حفاظت حاصل تھی۔ یہ لوگ مغربی گیٹ سے مسجد اقصی میں داخل ہوئے۔ شمير واقف هذا يا زلمه، شمير هذا شمير. تلاش ابو حميد تلاش. عرب لیگ کی ایک ہنگامی میٹنگ چہارشنبے کو بلائی گئی ہے، جس میں اسرائیل میں امریکہ کا سفارت خانہ تیل ابیب سے یروشلم منتقل کرنے کے فیصلے کے بارے میں غور کیا جائے گا۔ ایجپٹ کی سرکاری نیوز ایجنسی مینا نے بتایا کہ عرب لیگ کے مستقل نمائندے اس میٹنگ میں حصہ لیں گے۔ بیان میں کہا گیا کہ اس میٹنگ کا مقصد امریکہ کے غیر قانونی فیصلے کا مقابلہ کرنا ہے۔ اسرائیل نے $560 ملین کا ایک پروجیکٹ شروع کیا ہے، جس کے تحت القدس یا یروشلم کو یہودی رنگ دیا جائے گا۔ فلسطینی چاہتے ہیں کہ القدس یا یروشلم فلسطین کی مستقبل کی ریاست کا دارالحکومت ہو۔ اتوار کو اسرائیلی کیبنٹ نے $2 بلین شیکلز یعنی $560 ملین کے اس منصوبے کو منظوری دی، جس کے تحت یروشلم میں اسرائیل کے اثر کو مضبوط کیا جائے گا۔ القدس میں اب بھی فلسطینیوں کی بڑی تعداد رہتی ہے۔ اس منصوبے کے تحت فلسطینیوں کو اس بات کے لیے آمادہ کیا جائے گا کہ وہ اپنے اسکولوں میں اسرائیل کا نصاب پڑھائیں۔ اس فنڈ میں سے آدھی رقم پرانے شہر کی نام نہاد اسرائیلی پہچان کو ابھارنے کے لیے خرچ کی جائے گی۔ اسی علاقے میں مسجد اقصی واقع ہے، جو مکہ میں کعبۃ اللہ اور مدینے میں مسجد نبوی کے بعد اسلام کا تیسرا مقدس مقام ہے۔
इस मंसूबे को एक ऐसे वक्त मंजूरी दी गई जब अमेरिका ने यरूशलेम में अपना सफारत खाना कायम कर दिया। इस फैसले का यह मतलब है कि अमेरिका ने अल-कुद्स या यरूशलेम को इसराइल के दारुल हुकूमत की हैसियत से तस्लीम कर लिया है। अमेरिका ऐसा फैसला करने वाला दुनिया का पहला मुल्क है। ट्रंप ने पिछले साल 6 दिसंबर को इस फैसले का ऐलान किया था, जिसके बाद से फलस्तीनी एहतजाज कर रहे हैं और मुस्लिम दुनिया में बेचैनी फैली हुई है। अमेरिका ने यरूशलेम में अपना सफारत खाना कायम कर ही दिया। इस मौके पर एक तकरीब हुई जिसमें ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप, सदर के दामाद और एडवाइजर जेरेड कुशनर और दूसरे आला ओहदेदारों ने हिस्सा लिया। इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने इस मौके पर कहा कि ये एक जश्न का मौका है और दूसरे मुल्कों को भी अमेरिका के नक्श कदम पर चलना चाहिए। नेतन्याहू ने कहा कि वो तमाम मुल्कों से अपील करते हैं कि वो यरूशलेम में अपने सफारत खाने कायम करें, क्योंकि ये सही काम है और इससे अमन की हौसला अफजाई होगी। अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्टीफन म्यूचिन और असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉन सलिवान ने भी इस तकरीब में हिस्सा लिया। दुनिया के कई मुल्कों ने इस फैसले पर एतराज किया, जिनमें यूरोपीय मुल्क भी शामिल है। 50 से ज्यादा मुल्कों ने इस सफारत खाने के इफ्तिताह की तकरीब में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। इस तकरीब का बॉयकॉट किया गया, लेकिन कुछ मुल्कों के नुमाइंदों ने इसमें हिस्सा लिया, जिनमें रोमानिया, चेक रिपब्लिक, ग्वाटेमाला और पैराग्वे शामिल है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस मौके पर कहा कि इसराइल के लिए एक बड़ा दिन है। ट्रंप ने अपने ट्वीट में गजा सरहद पर होने वाली गड़बड़ का कोई हवाला नहीं दिया। इस दौरान एक इसराइली वजीर ने ट्रंप को 21वीं सदी का चर्चिल करार दिया। एलेक्स शाकिर ने कहा कि इस कदम के जरिए ट्रंप ने दुनिया को बताया है कि जमीन का असल मालिक वापस आ गया है। एक रिपोर्ट में कहा गया कि सफारत खाने की इफ्तिताई तकरीब के मौके पर एक मुतनाज़े ईसाई पादरी ने इबादत में हिस्सा लिया। ये पादरी इस्लामोफोबिया फैलाने के हवाले से काफ़ी बदनाम है, जिसका ताल्लुक अमेरिका के डलास से है। इससे पहले रॉबर्ट जेफर्स ने कई मरतबा मुसलमानों के खिलाफ जहरीले बयान दिए। वो डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू का कट्टर हामी है। कायरा में फ़लस्तीन के सफारत खाने ने ऐलान किया है कि इजिप्ट 4 दिनों के लिए रफ़ा सरहद खोल देगा। इसका मकसद इंसानी बुनियादों पर बाज़ मामलात में लोगों को आने जाने की इजाज़त देना है। गजा में इसराइली फौज के हाथों जाँ बहक एक नौजवान जाबिर सालेह अबू मुस्तफ़ा के जनाजे में सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। वो जुमे को खान यूनिस में इसराइली फौज की गोली लगने से जाँ बहक हुए। खबर है कि इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिका में यूएई के सफ़ीर के दरमियान एक डिनर पर मुलाकात हुई। हालांकि दोनों मुल्कों के बीच ताल्लुकात नहीं हैं और सरकारी तौर पर यूएई इसराइल के वजूद को तस्लीम नहीं करता। बताया गया कि यह मुलाकात मार्च में जॉर्ज टाउन के एक रेस्टोरेंट में हुई। अमरीकी मीडिया की इस रिपोर्ट में यह दावा किया गया। अमरीका में यूएई के सफ़ीर यूसुफ अल उतैबा एक मशहूर रेस्टोरेंट में स्टेट डिपार्टमेंट के एक आला ओहदेदार की मेज़बानी कर रहे थे जब यह मुलाकात हुई। इसराइल और यूएई के सफारत खानों ने इस बारे में कुछ भी नहीं कहा। हालिया अरसे में ईरान के ताल्लुक से अंदेशों ने इसराइल और अरब मुल्कों को करीब कर दिया है। इराक से अहम खबरें आ रही हैं। कहा गया कि शिया आलिम मुक्तदा अस-सदर का ग्रुप इलेक्शंस में आगे चल रहा है। हाल ही में होने वाले पार्लियामेंट इलेक्शंस के वोटों की गिनती हो रही है। आधे से ज्यादा वोटों की गिनती हो चुकी, जिसके बाद अब तक मुक्तदा अस-सदर एक अहम दावेदार के तौर पर उभरे हैं। ईरान की ताईद रखने वाले वॉलंटियर ग्रुप्स के गलबे की वजह से मुक्तदा अस-सदर काफी अरसे से लो प्रोफाइल नजर आ रहे थे। उन्होंने पिछले कुछ महीने पहले सऊदी अरब का भी दौरा किया था। कुछ घंटों के अंदर पार्लियामेंट इलेक्शंस के तमाम नतीजे आने की उम्मीद है। अब तक गिनती के मुताबिक ईरान की ताईद रखने वाले हादी अल अमीरी का ग्रुप दूसरे नंबर पर है, जबकि वजीर आजम हैदर अल अब्बादी तीसरे नंबर पर हैं। हादी अल अमीरी उन वॉलंटियर फोर्सेस के महाज के लीडर हैं जिन्होंने हाल ही में आईएसआईएस के खिलाफ लड़ाइयों में हिस्सा लिया था और खतरनाक तंजीम को शिकस्त देने में अहम रोल अदा किया था। इन ग्रुपों को ईरान की ताईद हासिल है, जिनमें हाशद शाबी भी शामिल है। जिन सूबों से अब तक नतीजे आए हैं उनमें नैनवा सूबा भी शामिल है, जो बगदाद के बाद दूसरा बड़ा सूबा है। ये पार्लियामेंट इलेक्शन हफ्ते के दिन हुए थे। इसे आईएसआईएस की शिकस्त के बाद मुल्क के पहले कौमी रेफरेंडम की हैसियत हासिल है। इन इलेक्शंस को हैदर अल अब्बादी की हुकूमत पर अवाम के फैसले की नज़र से देखा जा रहा था। हैदर अल अब्बादी ने इलेक्शंस के दौरान इस नुक्ते पर बहुत ज़्यादा जोर दिया था कि उन्होंने आईएसआईएस के खिलाफ फतेह हासिल की। इस इलेक्शन में 2 सुन्नी महाजों और 5 शिया महाजों ने हिस्सा लिया। इसके अलावा साबिक वज़ीर आज़म एयाद अलवी का इत्तेहाद भी मैदान में था। मुक़्तदा अस-सदर अस-सायरून इत्तेहाद के लीडर हैं, जिसमें उनकी सदर तहरीक के अलावा इराक की कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल है। इस इत्तेहाद ने करप्शन को मौजू बनाया था और मसलक पसंदी की मुखालिफत की थी। मार्च में किए गए एक सर्वे में दावा किया गया था कि 66% इराकी मुक़्तदा अस-सदर की ताईद कर रहे हैं। अंदाजों के मुताबिक किसी भी ग्रुप को हुकूमत बनाने के लिए ज़रूरी 165 सीटें मिलने की उम्मीद नहीं है। अगले वज़ीर आज़म को चुनने का अमल कई दिनों तक चल सकता है।
اب تک جو رجحان سامنے آئے ان کے مطابق وزیر اعظم حیدر العبادی کے اتحاد کو زبردست دھکا لگا ہے۔ سابق وزیر اعظم نوری المالکی کا اتحاد چوتھے نمبر پر ہے، جبکہ ایاد علوی کا اتحاد 5ویں نمبر پر ہے، جنہوں نے صدام حسین کی بے دخلی کے بعد عبوری وزیر اعظم کی حیثیت سے کام کیا تھا۔ اب تک جن صوبوں کی گنتی ہوئی ہے وہاں شیعہ آبادی زیادہ ہے۔ آخری خبریں ملنے تک دوسرے صوبوں کی گنتی جاری ہے۔ 18 صوبوں میں سے 10 صوبوں میں گنتی پوری ہو چکی ہے۔ ایک کرد اتحاد بھی میدان میں ہے۔ مقتدی صدر نے 2003 میں عراق پر امریکہ کے حملے کے بعد امریکی فورسز سے مقابلہ کیا تھا۔ ایکسپرٹس ان الیکشنز کے نتیجوں سے حیران ہیں۔ اب تک کے نتیجوں کا یہ مطلب ہے کہ مقتدی صدر اگلے وزیر اعظم کو چننے کی پوزیشن میں ہیں۔ دنیا بھر سے وقت ہو گیا چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد کچھ اور خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ امید ہے بریک کے اس پار بھی ہمارا آپ کا رابطہ بنا رہے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں دنیا بھر سے، میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہیڈ لائنز ایک بار پھر۔ یروشلم میں سفارت خانے کے خلاف فلسطینیوں کے زبردست مظاہرے، اسرائیلی فائرنگ میں 50 سے زیادہ جاں بحق، 2000 زخمی۔ امریکہ نے یروشلم میں سفارت خانہ قائم کر دیا۔ ٹرمپ نے کہا اسرائیل کے لیے بڑا دن ہے۔ اسرائیل نے یروشلم کو یہودی رنگ دینے کے لیے $560 ملین کے پروجیکٹ کو منظوری دی۔ فوج کی نگرانی میں مسجد اقصی کی بے حرمتی۔ عرب لیگ نے چہارشنبے کو بلائی ہنگامی میٹنگ۔ امریکہ کے یروشلم فیصلے پر غور کیا جائے گا۔ نتن یاہو سے UAE کے سفیر کی رپورٹ سامنے آ گئی۔ عراق الیکشنز کے چونکا دینے والے نتیجے، مقتدی صدر کا اتحاد آگے، ایران کی تائید رکھنے والے والنٹیئر گروپس دوسرے مقام پر، حیدر العبادی کو لگا دھکا۔ حسن روحانی نے کہا یورپ کے پاس نیوکلیئر ڈیل کو بچانے کے لیے بہت کم وقت ہے، تھریسا مے سے بات چیت۔ جیزان میں آئل کمپنی پر الحوثیوں کا میزائل حملہ، سعودی سپاہی سکوترا جزیرے میں اترے۔ قازقستان میں سیریا بحران پر بات چیت، اپوزیشن کمانڈر نے قومی فوج بنانے کی تجویز پیش کی۔ کدھر جائے گا کرناٹک، منگل کو ووٹوں کی گنتی، نتیجوں پر پورے ملک کی نظریں۔ ششی تھرور سنندا پشکر کی خودکشی میں وجہ بنے، دہلی پولیس کی چارج شیٹ، کانگریس MP نے دعویٰ رد کر دیا۔ ڈائریکٹ انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو ایران کے صدر حسن روحانی نے کہا کہ یورپی یونین کے پاس نیوکلیئر ڈیل کو بچانے کے لیے وقت بہت کم ہے۔ روحانی نے برطانیہ کی وزیر اعظم تھریسا مے سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران نیوکلیئر ڈیل پر عمل کرتے ہوئے اپنے قومی مفاد کا خیال کر رہا ہے، لیکن بدقسمتی سے دوسرے فریق اطمینان بخش طریقے سے اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کا ملک چاہتا ہے کہ اس سمجھوتے کے تحت اس کے مفادات کی حفاظت ہو۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کا فیصلہ بہت غیر ذمہ دارانہ ہے۔ اس کے جواب میں تھریسا مے نے حسن روحانی سے کہا کہ برطانیہ کی حکومت نیوکلیئر ڈیل کی حفاظت کی پابند ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے کہا کہ رشیا نے تصدیق کر دی ہے کہ وہ امریکہ کے باہر نکلنے کے باوجود نیوکلیئر ڈیل پر عمل کرنے کا پابند ہے۔ جواد ظریف نے ماسکو میں رشیا کے وزیر خارجہ سرجی لاوروف سے ملاقات کے بعد یہ بات کہی۔ رشیا کی میڈیا میں جواد ظریف کے حوالے سے کہا گیا کہ تہران اور ماسکو ایران نیوکلیئر ڈیل کو برقرار رکھنے کے لیے اپنی طرف سے پوری کوششیں کریں گی۔ سرجی لاوروف کے ساتھ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جواد ظریف نے کہا کہ رشیا اور ایران کے درمیان اس بات چیت کا مقصد یہ یقین دہانی حاصل کرنا ہے کہ ایرانی قوم کے مفادات کی حفاظت کی جائے گی۔
ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर ने कहा है कि अमेरिका और इसराइल इसलिए न्यूक्लियर डील और यरूशलेम में सफारत खाने की सरगर्मियां अंजाम दे रहे हैं ताकि दुनिया की तवज्जो फलस्तीनी इलाकों पर से इसराइल के नाजायज कब्जे की तरफ ना जाए। अली लारिजानी ने तेहरान में फलस्तीन के बारे में एक मीटिंग से खिताब करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि अमेरिका और सेहियोनी हुकूमत को यह नहीं समझना चाहिए कि उनके इस फैसले पर खामोश बैठा जाएगा। लारिजानी ने कहा कि अमेरिका ने एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया है जिसमें आलमी सतह पर नापुख्ता फैसले किए जा रहे हैं और गैर जरूरी मुहिम पसंदी की जा रही है। उन्होंने कहा कि ट्रंप एक कमजोर दिमाग हैं और उनमें अच्छे फैसले करने की ताकत नहीं है। जीसीसी मुल्कों ने दुनिया से कहा है कि वो ईरान पर इस बात के लिए दबाव डाले कि वो यूनाइटेड नेशंस के चार्टर पर अमल करे और यमन के अलहूसियों के बैलिस्टिक मिसाइल्स हमले रुकवाए और अरब मुल्कों के मामलात में ईरान को दखलंदाजी छोड़ने के लिए आमादा करे। जीसीसी के सेक्रेटरी जनरल अब्दुल लतीफ अज़-ज़यानी ने कहा कि जीसीसी मुल्क चाहते हैं कि मिडल ईस्ट तमाम भयानक हथियारों से पाक हो जाए। उन्होंने कहा कि ईरान एक कमजोर मुआशी ताकत है, लेकिन इसके बावजूद वो अपने वसाइल का इस्तेमाल खित्ते का इस्तेहकाम बिगाड़ने के लिए कर रहा है। इस दौरान अमेरिका ने यूरोपीय कंपनियों को धमकी दी है कि अगर वो ईरान से डीलिंग्स करेंगी तो उनके खिलाफ पाबंदियां लगाई जाएंगी। सऊदी अरब की ताईद रखने वाली हादी हुकूमत की फौज ने हुदैदा सूबे में अल-हईमा बंदरगाह पर दोबारा कंट्रोल हासिल कर लिया है। सऊदी ओहदेदारों के हवाले से कहा गया कि हादी के सिपाहियों ने अल-हूसियों से लड़ाई के बाद ये कामयाबी हासिल की। एक न्यूज एजेंसी ने कहा कि अल-हूसियों को इस लड़ाई में भारी नुकसान हुआ। एक खबर में कहा गया कि अल-हूसी ने एक बार फिर सऊदी अरब में मिसाइल हमले किए। मीडिया की एक रिपोर्ट में कहा गया कि इस हमले में सऊदी अरब की एक मशहूर ऑयल कंपनी को निशाना बनाया गया। यह हमला जीजान में किया गया। सऊदी ओहदेदारों की तरफ से इस बारे में अब तक कुछ भी नहीं कहा गया। यमन के जजीरे सकोतरा में सऊदी अरब के सिपाही उतर गए हैं। हाल ही में यूएई के फौजी भी सकोतरा में उतरे थे, जिसके खिलाफ मकामी लोगों ने एहतजाज किया था। सऊदी इत्तेहाद के तर्जुमान तुर्की अल मालिकी ने कहा कि सऊदी फौजी एक मिशन पर सकोतरा पहुंचे। वो वहां सदर अब्दुल रब्बू मंसूर हादी की वफादार फौजों को ट्रेनिंग देंगे और उनकी मदद करेंगे। सऊदी अरब और यूएई की फौजें मिलकर तरबियती मशक़ें करेंगी। यमन के अदन और दूसरे मकामात पर इन फोर्सेस के दरमियान हालिया अरसे में झड़पें भी हुई हैं, जिससे ऐसे इशारे मिले हैं कि यमन में सऊदी अरब और यूएई के मफादात एक जैसे नहीं हैं। ईरान, रशिया और तुर्की की एक मीटिंग कजाकिस्तान के दारुल आस्ताना में हुई, जिसमें सीरिया बहरान के अलग अलग पहलुओं का जायजा लिया गया। कजाकिस्तान की वजारत खारजा के तर्जुमान ने यह बात बताई। सीरिया से मुतल्लिक़ यूनाइटेड नेशंस के नुमाइंदे अस्ताफन डी मस्तूरा ने भी इस मीटिंग में हिस्सा लिया, जो मंगल को भी जारी रहेगी। इन मीटिंग्स में सीरिया बहरान को हल करने के लिए आगे के कदमों के बारे में गौर किया जाएगा। आस्ताना बातचीत जनवरी 2017 में शुरू हुई थी, जिसके तहत सीरिया में कई जगह सेफ जोन्स बनाए गए थे। मीडिया की खबरों में कहा गया कि सदर बशार अल असद की मुखालिफ फोर्सेस चाहती हैं कि एक कौमी फौज बनाई जाए। अमरीकी मीडिया में यह बात कही गई। मीडिया में इस हवाले से अपोजिशन फोर्सेस के कर्नल हिशाम अफीसी का बयान सामने आया है, लेकिन 7 साल से बशार अल असद के खिलाफ लड़ने वाले इस फौजी कमांडर का लब लहजा कुछ बदला हुआ था। अफगानिस्तान के दारुल काबुल में एक जोरदार धमाका हुआ। शुरुआती खबरों में कहा गया कि धमाके में एक शख्स जख्मी हुआ। पुलिस के एक तर्जुमान ने यह बात बताई। इस बारे में और तफसीलात का इंतजार है। हालिया अरसे में अफगानिस्तान में तालिबान और आईएसआईएस के हमलों में इजाफा हुआ है। बताया गया कि दूर दूर तक धमाके की आवाज सुनाई दी। मुंबई के 26/11 हमलों में पाकिस्तान का रोल था। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के इस बयान के बाद पाकिस्तान में हलचल मची हुई है और फौज और सिविलियन क़यादत की एक अहम मीटिंग हुई, जिसमें इस बयान से पैदा सूरत हाल का जायजा लिया गया। मीटिंग के बाद पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि नवाज शरीफ के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। खुद नवाज शरीफ ने भी एक दिन पहले ऐसी ही बात कही। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि पाकिस्तान ने अपनी सरजमीन का इस्तेमाल कभी भी दहशतगर्द सरगर्मियों के लिए करने नहीं दिया। इससे पहले नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की एक मीटिंग हुई, जिसके बाद कहा गया कि नवाज शरीफ का बयान गलत और गुमराह कुन है। काउंसिल ने एक बयान में ये बात कही। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 21 मई को रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन से अहम मुलाकात करेंगे। कुछ दिन पहले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल ने मॉस्को में रशिया के वज़ीर ख़ारजा सर्जी लावरोव से मुलाकात की थी और दहशतगर्दी और दूसरे आलमी मामलात पर बातचीत की थी। मोदी और पुतिन के दरमियान ये मुलाकात रशिया में होगी। मोदी ने कुछ हफ्ते पहले चाइना के सदर जी जिनपिंग से ही ऐसी ही मुलाकात की थी। उसे गैर रस्मी मुलाकात का नाम दिया गया था और पुतिन के साथ इस मुलाकात को भी गैर रस्मी समिट कहा गया है।
दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस लीडर शशि थरूर पर अपनी बीवी सुनंदा पुष्कर की खुदकुशी की वजह बनने का इल्जाम लगाया है, लेकिन शशि थरूर ने इस इल्जाम पर सख्त रिएक्शन दिया है। उन्होंने कहा कि उन्हें यकीन नहीं आ रहा है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि शशि थरूर को हिरासत में लेकर पूछताछ करना जरूरी है। सुनंदा पुष्कर 4 साल पहले दिल्ली के एक लग्जरी होटल में मुर्दा पाई गई थी। पुलिस ने इल्जाम लगाया कि शशि थरूर ने, जो तिरुअनंतपुरम के रुकन पार्लियामेंट है, अपनी बीवी पर ज्यादती की। शशि थरूर का नाम इस केस में अकेले मुल्जिम की हैसियत से लिया गया। उन पर शौहर की हैसियत से बीवी पर जुल्म करने और खुदकुशी की वजह बनने की दफात लगाई गई। शशि थरूर ने ट्विटर पर कहा कि ये चार्जशीट गलत नीयत से बनाई गई है और वो इसकी मुखालिफत करेंगे। अदालत में 24 मई को इस चार्जशीट पर गौर होने वाला है। दिल्ली पुलिस के तर्जुमान ने बताया कि फॉरेंसिक सबूतों की जांच और मेडिको लीगल तज्जिये की बुनियाद पर चार्जशीट दाखिल की गई है। इससे पहले कई दूसरे एक्सपर्ट्स की भी राय ली गई। सुनंदा पुष्कर और शशि थरूर का मुलाजिम नारायण सिंह इस केस का अहम गवाह है। कर्नाटक काउंट किस करवट बैठेगा? अब कुछ घंटों की देर है कि यह बात सामने आ जाएगी। कर्नाटक में 12 मई को होने वाले असेंबली इलेक्शंस के वोटों की गिनती मंगल को होगी और पूरे मुल्क की नजरें इन नतीजों पर टिकी हुई हैं। वोटों की गिनती सुबह 8 बजे शुरू होगी और 1 घंटे के अंदर ही रुझानात आने शुरू हो सकते हैं। 222 सीटों के लिए 2622 उम्मीदवार मैदान में हैं। कांग्रेस ने 220, बीजेपी ने 222 और जेडीएस ने 201 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर संजीव कुमार ने बताया कि वोटों की गिनती 283 सेंटर्स पर होगी। 72% से ज्यादा रिकॉर्ड वोटर्स ने इन इलेक्शंस में हिस्सा लिया। इस मुहिम में वजीर आजम नरेंद्र मोदी और सदर कांग्रेस राहुल गांधी ने सरगर्मी से हिस्सा लिया और दोनों पार्टियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। दोनों पार्टियों को यकीन है कि वो हुकूमत बनाएंगी। एग्जिट पोल्स में भी अलग अलग पेश कयासियां की गई हैं। ज्यादातर एग्जिट पोल्स में कहा गया है कि हांग असेंबली आएगी और अगली हुकूमत बनाने के हवाले से जेडीएस का अहम रोल हो सकता है। नॉर्थ इंडिया की कई रियासतों में तूफान बादोबारा और खराब मौसम की वजह से मरने वालों की तादाद तकरीबन 100 हो गई है। मौसम ओहदेदारों ने बताया कि उत्तर प्रदेश में 1000 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा। ज्यादातर मौतें यूपी में हुई। इसके अलावा वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, बिहार, दिल्ली और उत्तराखंड में भी काफी तबाही आई। मौसम ओहदेदारों ने अगले 24 घंटों के दौरान और ज्यादा बारिश और तेज हवाओं की वार्निंग दी है। 10वीं और 12वीं जमात के आईसीएसई और आईएससी बोर्ड इम्तिहानात के नतीजे जारी कर दिए गए हैं। लड़कियों ने एक बार फिर लड़कों को पीछे छोड़ दिया। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। यरूशलेम में सफारत खाने के खिलाफ फलस्तीनियों के जबरदस्त मुजाहरे। इस्राएली फायरिंग में 50 से ज्यादा जाँ बहक, 2000 जख्मी। अमेरिका ने यरूशलेम में सफारत खाना कायम कर दिया। ट्रंप ने कहा इस्राएल के लिए बड़ा दिन है। इस्राएल ने यरूशलेम को यहूदी रंग देने के लिए $560 मिलियन के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। फौज की निगरानी में मस्जिद अक्सा की बेहुरमती। अरब लीग ने 4 शंबे को बुलाई हंगामी मीटिंग। अमेरिका के यरूशलेम फैसले पर गौर किया जाएगा। नेतन्याहू से यूएई के सफीर की रिपोर्ट सामने आ गई। इराक इलेक्शंस के चौंका देने वाले नतीजे। मुक्तदा सदर का इत्तेहाद आगे। ईरान की ताईद रखने वाले वॉलंटियर ग्रुप्स दूसरे मकाम पर। हैदर अल अब्बादी को लगा धक्का। हसन रूहानी ने कहा यूरोप के पास न्यूक्लियर डील को बचाने के लिए बहुत कम वक्त है। थेरेसा मे से बातचीत। जीजान में ऑयल कंपनी पर अलहूसियों का मिसाइल हमला। सऊदी सिपाही सकोत्रा जजीरे में उतरे। कजाकिस्तान में सीरिया बहरान पर बातचीत। अपोजिशन कमांडर ने कौमी फौज बनाने की तजवीज पेश की। किधर जाएगा कर्नाटक? मंगल को वोटों की गिनती। नतीजों पर पूरे मुल्क की नजरें। शशि थरूर सुनंदा पुष्कर की खुदकुशी में वजह बने। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट। कांग्रेस एमपी ने दावा रद्द कर दिया।
یہ تھی آج کی خبریں. شجی اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں. اللہ حافظ.